नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन क्लासेस में। तो पाइथन क्लासेस की ओर से आज हम लोग ये जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, इसको फिनिश कर देंगे होपफुली, क्योंकि अब केवल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डायमेंशंस का। आज हमको डायमेंशंस वगैरह डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या एक बार देख लिया था, जस्ट क्विक रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा था। ठीक है, और एक और चीज था, एरर का कॉम्बिनेशन देखा था कि सम या डिफरेंस कैसे करते हैं, या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट यानी डिवीजन कैसे किया जाता है, और अगर पावर रेज की गई है एरर में तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल देखे थे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर बतानी है किसी नंबर में, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आता भी है, तो उसको हमें कैसे करना है उसके हमने कुछ रूल्स देखे थे। यहाँ पे मैंने 6 रूल्स समझाए थे आप लोग को। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप यूनिट चेंज कर देते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। जिस जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बस एक छोटा सा लास्ट अपना जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसका थोड़ा सा पोर्शन है जो बचा हुआ है, और ये हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये, 4-5 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस, उस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बच्चों, देखो क्या है ये रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को, अच्छा मैंने एक स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि 2.543 को अगर आपको ऐड करना है 2.43 से, ओके, तो आप जो जो बच्चे ये आंसर लिख देंगे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने ऐसा करके बताया था। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्यों गलत है। ठीक है, ऐसा मैंने पहले पिछली क्लासेस में बताया है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर जो ऐसा कर देता है एडिशन में, तो वो ये आंसर गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाए तो जो ओरिजिनल नंबर होता है उसके जो सबसे कम होंगे, जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर भी आपको उसी में देना होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये बोल रहा है 4.237 है और 2.51 है, इसको आपने दो नंबर हैं, इनको आपने डिवाइड किया। ओके, तो डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 3 हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपके केवल 3 ही, मतलब जो सबसे लीस्ट है इन दोनों में से, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अगर आपका आंसर 1.687 समथिंग ऐसे करके आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 डिजिट पर। ठीक है, और अगर 1.680 है तब तो भाई जीरो मत लगाओ बस, और क्योंकि जीरो लगा दोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएगा, तो इसको नहीं लगाना है, खाली लिखेंगे आप अपना आंसर 1.68। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हम लोग को राउंड ऑफ करना भी सीखना जरूरी है। ऐसा आप लोग इसको इस सॉल्यूशन को देख के समझ सकते हैं। तो हम लोग राउंडिंग ऑफ पे भी आएंगे कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि उनको राउंड ऑफ आता है, लेकिन बिलीव मी बहुत लोग अभी भी हैं जो राउंड ऑफ गलत करते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम लोग राउंडिंग ऑफ को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि अगर आपने एडिशन किया है तो जो फाइनल रिजल्ट है वो भी वैसा ही होगा, जिसमें मतलब लीस्ट जिसके डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो यस, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, वो होना चाहिए 4.97, क्योंकि जो लीस्ट इसका है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपका जो आंसर है वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 नॉन जीरो है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर गलत है। आपका आंसर होना चाहिए 4.97। ओके, और अगेन देखिए राउंडिंग ऑफ का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि 5.74 का आपका ग्राम का आपका कोई सब्सटेंस है जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इतना वॉल्यूम। आपको डेंसिटी बतानी है बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। तो इसने बोल दिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
मास अपॉन वॉल्यूम इज योर डेंसिटी। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 5.74 अपॉन 1.2। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, लगभग 4.48 हो गया ये, और 94। ओके, तकरीबन आपका आ जाएगा आंसर 4.79 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सॉल्यूशन आया, इसका आप देखेंगे कि ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आपका यहाँ पे लिस्ट कौन सा है, 2। तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमको ध्यान रखना है। तो इसका आप आंसर जो है 4.8 लिखेंगे, ना कि 4.7। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ का यूज किया। राउंड ऑफ समझ लेते हैं आप क्या होता है। ठीक है, राउंड ऑफ का देखिए सब लोग जानते हैं, ये 2 पॉइंट जो लिखे हुए हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब लोग स्टार्टिंग से तो ये जानते हैं कि अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो सपोज ये है 3 to 5, 4.326, 4.324 और 4.335, ये 4 नंबर है। ये 4 से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको राउंड ऑफ कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आपको बोला गया कि 2 डेसिमल डिजिट तक, 2 प्लेस तक, डेसिमल में 2 प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। आफ्टर डेसिमल आपको 2 प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। इसको तो आप देखिए, इस पे और इस पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले इसका देख लेते हैं। अगर 5 से बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं आपकी जो इससे पहले वाली डिजिट होती है। ठीक है, 6 से पहले वाली डिजिट पे हम लोग, क्योंकि 2 तक ही हमें 2 डेसिमल तक की देखना है, तो 2 डेसिमल तक यहाँ पर है, और इसके बाद वाली जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है तो 4.33 कर देते हैं, और अगर 5 से कम है तो वैसा ही रखने देते हैं, है ना। तो ये तो हमें पता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि 5 है, खाली 5 है, तो क्या करना होता है। तो 5 के केस में बच्चों 2 रूल होते हैं। ठीक है, पहला तो ये, अगर 5 है, ठीक है, और बगल वाला नंबर इवन है, तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर 4.32 ही है। दूसरा ये कि अगर 5 है और उसके बगल वाला नंबर ऑड है तो आपको इसको इवन में करना पड़ेगा, यानी +1 करना पड़ेगा। इवन में नहीं, आप बोलेंगे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि इवन में तो क्या 4.32 हो जाएगा, नहीं, आपको +1 करना पड़ेगा। तो +1 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.34 हो जाएगा। तो 4.34 इसका करेक्ट आंसर है। तो होप राउंडिंग ऑफ भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम लोग जितना भी होगा कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी क्या बोल रही है इसकी, एक बार देख लेते हैं। थ्योरी बोल रही है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स, जो डिराइव्ड यूनिट्स से रिप्रेजेंट है, कैन बी एक्सप्रेस बाय टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल। ये तो मैंने बताया था कि कोई डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो बाकी की जो 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, वी शैल कॉल दिस बेस यूनिट्स एज द 7 डायमेंशंस। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको हम बोल देंगे 7 डायमेंशंस। ऐसी हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में इसको हम लोग 7 डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, और डायमेंशंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अभी देखिए लेंथ जो है उसकी SI यूनिट मीटर होती है, और बाकी CGS वगैरह में आप देखेंगे तो सेंटीमीटर, फिर फीट, इंचेस, जो भी है ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन लेंथ की जो आपकी डायमेंशन होती है वो हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे, L और ब्रैकेट। ठीक है, उसी तरह से मास का भी आपका यूनिट कोई भी रहने दो, डायमेंशन हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ओके, और टाइम का ऐसे लिखेंगे, उसी तरह से करंट का, मोल का, या आपका लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसे लिखा जाता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है वो केल्विन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से था। ठीक है, और किसी भी साइंटिस्ट के नाम से अगर कोई यूनिट पड़ती है तो वो हमेशा कैप्स लेटर में आती है। ओके, तो आप ये चीज देखेंगे, किलोग्राम जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो किलोग्राम का जो के होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, और फिर ये ग्राम ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राम कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, इसलिए किलोग्राम ऐसे लिखा जाता है। केल्विन अगर आप बोलेंगे तो आपको कैपिटल के लिखना पड़ेगा। न्यूटन आप होता है तो न्यूटन में कैपिटल N लिखा जाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती हैं एग्जाम में। अगर आप किसी चीज का यूनिट लिखते हैं तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए कि डायमेंशनल फॉर्मूला या अच्छा ये चीज क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द दैट क्वांटिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं
जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकंड जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि लेंथ है उसकी रेज करी हमने पावर 1 पर। ओके, उसी तरह से टाइम है उसकी हमने रेज करी पावर -1 पर। ठीक है, तो वो यही मतलब हुआ इसका कि द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। तो v जो है वेलोसिटी जो है हमारी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको अगर हम बेस यूनिट में डायमेंशन के रूप में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। ओके, होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें अपना, तो नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों मैंने जो यहाँ पर लिख दिया वही तो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, और जो डायमेंशन इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब कुछ नहीं, उसके आगे इक्वल टू लगा देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है। अगर इक्वल टू लगा दीजिए, देखिए यहाँ पर अगर इक्वल टू लगा दिया तो ये इक्वेशन हो गई। ओके, तो इतना कोई हाई फाई चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों के ही मजे हैं, क्योंकि आप बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये MLT जो है ये बेसिक है, इसलिए इनको अगर लिखना है, चाहे लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो बस आप 0 लिख सकते हैं इसके आगे, और इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई हाई फाई रूल नहीं है। आपको एल क्यूब लिख दिया आपने तब भी ये सही होता है। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते क्यों हैं। तो आपको दो यहाँ पर दिया हुआ है, दो एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस दी हुई हैं, एक एक करके समझते हैं क्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर सेम डायमेंशन के क्वांटिटी होंगी तो ही वो आपस में ऐड हो सकती हैं। मतलब अगर ये x नॉट का डायमेंशन लेंथ है ना, ये x जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ। अगर ये लेंथ है, इसका डायमेंशन l है। ओके, एक्स नॉट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन एल होता है, लेंथ है वो। तो ये सब का भी जो डायमेंशन है वो एल ही होना चाहिए, तभी वो आपस में ऐड हो सकती हैं। अगर सेम डायमेंशन नहीं हुआ तो यहाँ पर प्लस लगाना आपका गलत हो जाएगा, आप अलग अलग डायमेंशन की यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते। ओके, यही चीज यहाँ पर बताई है कि एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला था, ये जो है वो न्यूटन का एक्चुअली फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स नॉट इज इक्वल टू होता है आपका वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो किसी भी टी टाइम पीरियड पे अगर आप डिस्टेंस निकालें तो इनिशियल जो डिस्टेंस है एक्स नॉट, ओके, उसको आपको प्लस करना है, फिर किसके साथ प्लस करना है, जो आपने और डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोला है कि भाई x इजिकल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपका न्यूटन का जो है लॉ है। ठीक है, और उसी लॉ को यूज करते हुए अगर किसी टी टाइम पे अगर आप डिस्टेंस निकालें तो इनिशियल डिस्टेंस प्लस आपका जो बाद में डिस्टेंस आपने कवर किया वो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जो इक्वल टू साइन की इधर है उसका डायमेंशन, और जो इस तरफ सारे यूनिट हैं उन सबका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो इसने देखिए निकाल के दिखाया है कि x का भी l है, x नॉट का भी डायमेंशन l है। अभी v नॉट t क्या है, v नॉट तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का l t ये पावर होगा ना, ये जो आपको दिखाया वो पावर है एक्चुअली। ठीक है, ये t-2 नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे लिखना चाहता है कि l t टू द पावर -1। ओके, तो v इंटू फिर t है, इंटू t है तो t की पावर 1, तो ये कैंसिल हो गया, देखिए वापस से l आ गया। ठीक है, लास्ट में ये जो बता रहा है, अभी ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो इसको तो आप हटा दिए, बचा आपका क्या, ए टी स्क्वायर। A T2 नहीं है वो, एक्चुअली a की पावर हाफ ए टी स्क्वायर है वो, तो हाफ तो कुछ नहीं है। और एक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब v/t। तो अगर v का आपका आप बोलें कि l t-1 है, ठीक है, एल टी -1 है, अगर v का आप बोले एल टी -1 है, और टाइम का आपको पता है t, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -2। ओके, एल टी टू द पावर -2, फिर वापस से आपने क्या लिखा, t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर आपने लिख दिया। ओके, तो यहाँ से t का स्क्वायर t की पावर -2 कैंसिल हो गया, अगेन आपको l ही मिल गया। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सेम ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मतलब क्या होता है कि सेम ही डायमेंशन वाले आपस में ऐड हो सकते हैं, और इक्वल टू के इधर लिखा जाता है LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए ना, तो ये चीज होती है यहाँ पर।
अच्छा, अब एक चीज जो ये एक्स्ट्रा बता रहा है वो ये क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, अगर ये कंसिस्टेंसी टेस्ट को फेल कर जाती है कोई इक्वेशन, यानी कि रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये गलत हो गया, ठीक है, होमोजेनिटी नहीं है फिर, मतलब आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, मतलब आपने फॉर्मूला जो है वो गलत लिखा है। लेकिन अगर वो पास कर जाती है होमोजेनिटी टेस्ट, तब वो सही भी नहीं है। अच्छा, ये क्या स्टेटमेंट हुआ कि भाई कंसिस्टेंसी टेस्ट फेल कर गई तो प्रूफ जो है वो रॉन्ग हो गया, प्रूफ जो है वो रॉन्ग हो गया। पर अगर वो पास कर गई तो वो सही भी नहीं हुआ, इट इज नॉट प्रूव टू बी राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो देखिए ये क्या एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, डेड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ये बताता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन है क्या, ये चीज जो है हम आपके डायमेंशन एनालिसिस से जान सकते हैं। उससे पहले मैं ये स्क्रीन थोड़ी सी हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ताकि इसको सॉल्व कर सके हम लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, क्या हमें समझ में आ रहा है इससे। ओके, ये पेन ठीक है। ओके, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। ओके, तो यानी पेंडुलम की बात कर रहा है, ठीक है। बॉब मतलब क्या होता है बच्चों, बॉब मतलब होता है जो ये बॉल लगी होती है स्ट्रिंग के एंड पे, उसको बॉब बोलते हैं। ओके, तो ये जब आपका ऐसे और ऐसे इसको आप डिस्टरबेंस देंगे तो ये कुछ टाइम पीरियड कवर करता है, मैंने बताया था आपको, वापिस इनिशियल पोजीशन में जो आ जाता है उसी को हम लोग एक टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा है सब चीज। Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है आपका लेंथ पे, लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल लो। और दूसरा मास ऑफ द बॉब। ओके, टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपका मास पे भी। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिपेंड करता है जी पर भी। ओके, अभी आपको डिराइव करना है कोई एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप लोग क्या बोलेंगे, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के भी, टाइम मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम की आप एक साथ ये चीज लिखी जा सकती है m इंटू एल इंटू जी। ओके, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं और उसके साथ फिर बाकी चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट जो है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर हाफ है कांस्टेंट, उसी तरह से यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटा करके इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये होता है मैथ्स में। मैथ्स में आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आ जाता है और एक कांस्टेंट जो है वो साथ में मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो साइड है LHS और ये जो साइड है RHS, इसका जो है डायमेंशन आपका सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरफ क्या है डायमेंशन, इस तरफ तो डायमेंशन T है भाई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी मल्टीप्लाई होकर के आपको T ही देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को तो अभी पता नहीं है कि भाई m की पावर क्या है, m की पावर क्या, डायरेक्ट मास से कैसा रिलेशन है वो तो हमको पता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ से ये कुछ x की पावर के साथ कनेक्टेड है, उसी तरह से मास के साथ ये y की पावर के साथ कनेक्टेड है, उसी तरह से g के साथ ये कैसे कनेक्टेड है, ये z के साथ कनेक्टेड है। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं तो बस हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, x, y और ये z, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मास को, आप लोग कैसे लिखते हैं, मास को m लिखते हैं, तो मास की जो पावर हो जाएगी वो x हो जाएगी। ओके, अभी लेंथ को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। और अभी मैंने जी बताया, जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ही होता है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग अभी निकाले थे, LT-2 होता है। ओके, कैसे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही तो होता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का LT-1 होता है और नीचे फिर टी है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा LT-2, इसकी जो पावर हो जाएगी वो z हो जाएगी। हम लोगों ने x y z पावर क्यों लिखा बच्चों, पावर इसलिए लिखा क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है कि m के साथ LG जो है ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं, हमको इसके साथ इसका फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमको ये पता नहीं है कि भाई कौन से पावर के साथ ये मल्टीप्लाई होकर के आपस में t बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x y z ले लेंगे कुछ भी और दोनों का डायमेंशन एक साथ इक्वेट करके देखेंगे, इक्वेट करके देखेंगे तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी x y z की वैल्यू होगी वही जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड का। ओके, तो एक बार देखते हैं कैसा है। तो देखिए आप कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, क्या LHS में कोई मास का है, कोई भी मास का नहीं है। ओके, तो यानी x की जो वैल्यू है
वो 0 हो जाएगी। मतलब आप ऐसे लिखिए, ये LHS है, ओके, और ये RHS है। समझ में आ रहा है? एक मिनट, अभी हम लोग ढंग से इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सब समझ में आएगा। तो आपने क्या लिखा, टी का हमने लिख दिया कि भाई के के साथ ही मल्टीप्लिकेशन में है, और m की पावर यहाँ पर x हो गई, l की पावर y हो गई, और g की पावर z हो गई। तो ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS था, ठीक है। दोनों के डायमेंशन जो है वो कंपैरिजन करने के बाद सेम आने चाहिए। तो k का तो कुछ होता नहीं है, मास का लिख दिया आपने x, ओके, और लेंथ का आपने लिख दिया l, ये होगी पावर y, g का आपने लिखा था LT-2, ये होगी पावर z, ओके। अब कंपैरिजन करेंगे कि x, y और z की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर m का तो कुछ भी नहीं है, तो m का कुछ भी नहीं है, यानी x की x जो है वो 0 के बराबर हुआ, ठीक है। अभी आप एक और चीज देखेंगे कि l की पावर यहाँ पे y है और l की पावर z भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं m की पावर x और l की पावर y प्लस z, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे t की पावर जो है -2z हो जाएगी, ओके। तो x तो आपका 0 आ गया, क्योंकि m का तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अब एक चीज देखेंगे कि l का भी यहाँ पर कोई चीज है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि y प्लस जेड, यानी l की जो पावर है y प्लस जेड वो भी 0 हो गई, ओके। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। फिर आप देखेंगे टाइम का जो है -2z जो लिखा हुआ है, टाइम का -2z जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, पावर जो है वो 1 है। कंपैरिजन करेंगे LHS और RHS में, देखिए LHS में कोई भी लेंथ नहीं थी, कोई भी मास नहीं था, इसीलिए इसके जो पावर है उसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। और इसका टाइम का तो भाई पावर है 1, तो इसको हम लोग 1 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे z की वैल्यू आ गई -1/2। अभी अगर z की वैल्यू -1/2 है, उसको हम लोग पुट करेंगे 1 में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब हम लोग जो आप हमारा इनिशियल फॉर्मूला था, ये हमारा इनिशियल फॉर्मूला है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट करें, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होगा वो आपका हो जाएगा के कांस्टेंट, मास तो कुछ है नहीं, लेंथ की पावर क्या हो जाएगी, लेंथ की पावर तो y है, यानी 1/2, ओके। और उसी तरह से आपका जो g है, g हो जाएगा, g की पावर हो जाएगी -1/2, ठीक है। तो इसको आप अगर ढंग से लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, k रूट में L/G, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट कि अगर आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट फेल हो गया तब तो गलत है, लेकिन अगर वो प्रूव हो गया, मतलब LHS = RHS हो गया, तब भी वो पूरी तरह से एग्जैक्ट या करेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मे नॉट बी, नीड नॉट बी, एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, वो आप लोग पढ़ेंगे तो वो होता है 2π√L/G, ठीक है। यहाँ पे जो 2π है वही इस कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हालांकि ये और ये मैचिंग तो थे, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला जो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट फॉर्मूला अभी हम लोग बता नहीं सकते। और के की वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंटली आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपकी के की वैल्यू आ सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, और अदरवाइज डायमेंशन के थ्रू आप लोग नहीं निकाल सकते। तो आप क्योंकि के की वैल्यू बता नहीं सकते कितनी है, इस वजह से अगर आपका ये LHS RHS प्रूफ भी हो गया तब भी आपका एकदम एग्जैक्ट जो है वो फॉर्मूला या इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। आपको के की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, होपफुली ये दोनों आपके जो एडवांटेजेस हैं वो आपको डायमेंशंस के जो है समझ में आ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग बस पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। देखिए क्या बोल रहा है, डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हाउएवर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस करी, उसी को बस थ्योरी में लिख दिया है, ओके। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेल द डायमेंशंस वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन। एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कांस्टेंट के साथ आप लोग जरूर लिख सकते हैं इसको। इसीलिए मैंने ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी उसी को उठाया है। अगर ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व कर ली तो इससे इजी ही प्रॉब्लम है, वो भी आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस x और y z ऐसा पावर लेकर के
दोनों तरफ से इक्वेट करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है और पुट कर देना है। ठीक है, क्या डिफिकल्ट है इसमें, स्कोरिंग है बहुत। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज having the same dimensions. It does not distinguish between physical quantities having the same dimensions. इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपको मैं एग्जांपल के तौर बताऊं तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है ना, जूल होती है। और इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं डायमेंशन की फॉर्म में mlt t-2 यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, वर्क डन होता है आपका फोर्स का, आप लोग एक बार देखेंगे, एक बार देख लेंगे इसको, तो ये जो हो जाता है डायमेंशन के फॉर्म में, इसको mlt-2 है फोर्स का और डिस्टेंस का होता है l, तो ml2t-2 ये आ जाता है इसका। और एनर्जी का भी जूल होता है और इसका भी डायमेंशन क्या होता है ml2t-2। तो डायमेंशन दोनों के सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी वो दोनों ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब वही है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के सेम यूनिट्स हो सकते हैं। ओके, तो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल, और ये तो मैंने बताया वर्क और एनर्जी फिर भी एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, कभी कभी वर्क की जगह एनर्जी लिख दिया जाता है, एनर्जी की जगह वर्क लिख दिया जाता है। ये तो मैंने बस एक सैंपल के तौर पे बताया, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन तो सेम होते हैं लेकिन वो क्वांटिटी सेम नहीं होती। ओके, तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 2 है 11th का वो फिनिश होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपने ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, और आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 11th क्लास का। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा और हम लोग का साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमसे पूछिए कि क्या आपको डाउट्स हैं, और लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियोस को भी। थैंक यू।